गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सैफ अली अंसारी जीजीसी कॉलेज पिपाड़ सिटी से आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम हमारे फर्स्ट पेपर की फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस। इस यूनिट को आपके 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली जो थ्योरीज आएंगी जो एसिड और बेस के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगी, ठीक है, जिसमें आर्हेनियस की थ्योरी, ब्रोंस्टेन-लोरी की थ्योरी, लेविस की थ्योरी और रुसेनोविच की थ्योरी है। सेकंड है इसके अंदर एसिड बेस टाइट्रेशंस। इसके अंदर रेडॉक्स टाइट्रेशंस और थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, मतलब जो इंडिकेटर्स आप लैब में टाइट्रेशंस के टाइम काम में लेते हैं वो किस बेस पे फंक्शंस करते हैं, तो उसके अंदर स्टडी करेंगे। थर्ड और आखिरी पोर्शन है इस यूनिट का नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब जल के अलावा और कौन कौन से विलायक हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके विलक्षण पढ़ेंगे, टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2 कैसे जल के साथ समानता दर्शाते हैं और इनको हम विलायक के रूप में क्यों काम में ले सकते हैं, उसके अभिलक्षण पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट फोर्थ। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आर्हेनियस की अवधारणा, ठीक है। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट्य को जलीय विलयन का अध्ययन का सिद्धांत दिया, जिसे आर्हेनियस का विद्युत अपघट्य सिद्धांत कहते हैं। विद्युत अपघट्य हम जानते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होते हैं, मतलब अपने आयनों के अंदर अपघटित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के रूप में अम्ल, क्षार व लवण हो सकते हैं। जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वह विपरीत आवेशित आयनों में अपघटित हो जाते हैं, मतलब धनायन व ऋणायन, कैटायन या एनायन के अंदर डिसोसिएट या अपघटित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? आयनन या आयनाइजेशंस। निर्मित कैथोड की निर्मित धनायन कैथोड की ओर तथा निर्मित ऋणायन एनोड की ओर गति करते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य विलायक के अंदर इलेक्ट्रोड मतलब धन एनोड या कैथोड डालते हैं और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो धनायन किसकी ओर गति करेगा? कैथोड की ओर। और ऋणायन किसकी ओर गति करता है? एनोड की ओर गति करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं HA, जिसको हमने एक विद्युत अपघट्य माना है। HA किसके अंदर अपघटित हो रहा है? H प्लस और A माइनस के अंदर। अब द्रव्यानुपाती नियम अनुसार हम देखते हैं कि K बराबर कांस्टेंट क्या होगा? H प्लस A माइनस अपॉन HA, मतलब आयनन के बाद कुल अणुओं की संख्या बटा आयनन से पहले कुल अणुओं की संख्या। ये आवश्यक नहीं है कि निर्मित धनायन या ऋणायन की संख्या समान हो, ठीक है। मतलब आयनों की संख्या किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उसके पदार्थ के अणुओं के संगठन पर डिपेंड करती है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जितनी मात्रा में विद्युत अपघट्य आयनों में विभक्त होता है वो क्या कहलाती है? उसकी आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा अल्फा क्या होगी? आयनन के बाद कुल अणु अपॉन आयनन से पहले कुल अणु। कोई भी विद्युत अपघट्य 100% आयनित नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कोई भी पदार्थ या विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो 100% आयनित नहीं होगा, कुछ न कुछ मात्रा में वह अपनी मूल अवस्था में उस विद्युत अपघट्य विलायक के अंदर मौजूद रहेगा। विद्युत अपघट्य की चालकता आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। जितनी अधिक आयन्स होंगे, हम जानते हैं कि जितने अधिक आयन होंगे उतनी उस विद्युत अपघट्य की चालकता ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ विद्युत अपघट्य के रासायनिक गुण और अणुसंख्यक गुणधर्म भी आयनों की संख्या पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। विद्युत अपघट्य का रंग उसके आयनों का रंग होता है, ठीक है। जैसे कि CuSO4 का जो नीला रंग दिखाई देता है हमें, वो किसके कारण है? Cu+2 आयनों के कारण। अब देखते हैं आयनीज का जो मुख्य सिद्धांत था वो क्या कहता है कि आयनीज नामक वैज्ञानिक ने जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत है जिसे आयनीज सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत द्वारा हम अम्ल क्षार की व्याख्या करेंगे।
ठीक है। तो आर्यनियस ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं तथा सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं हम कि HA जिसको हमने एक अम्ल माला है, वो क्या है, किस में विभक्त होगा, किस में डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस और A माइनस के अंदर, ठीक है। और और BOH जिसको हमने एक सार के रूप में लिया है यहाँ पे, वो किसके अंदर डिसोसिएट हो रहा है, B प्लस और OH माइनस के अंदर, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें H प्लस व OH माइनस आयन क्रिया कर जल का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब अम्ल व सार मिलके लवण व जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जो एग्जांपल लिए थे उसके देखते हैं, HA प्लस BOH अम्ल व सार क्रिया करके क्या बना रहे हैं, BA मतलब लवण और जल बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में अपघटित हो जाते हैं, मतलब जिन पदार्थों का जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटन हो जाता है, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, परबल अम्ल। यहाँ पे केवल हम परबल अम्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, परबल अम्ल। एग्जाम्पल है HNO3, HCl और H2SO4। जैसे HCl है किस में अपघटित होता है, H प्लस Cl माइनस में। HNO3 किस में अपघटित हो रहा है, H प्लस और NO3 माइनस में। और H2SO4 किस में अपघटित हो रहा है, 2H प्लस और SO4 माइनस 2 के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक आयनित होते हैं, ठीक है, मतलब जिनका पूर्ण अपघटन संभव नहीं है जलीय विलयन में या फिर होता नहीं है, वे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल हैं जिसके HCOH, CH3COH, HCN, H2O, H3PO3 हाइपोरिक एसिड या H2CO3, H3PO4 और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वे सार जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, परबल सार। जैसे हमने अम्ल का पढ़ा था वैसे वैसे किसका है, सार का। और वे सार जो जलीय विलयन में आंशिक आयनित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, दुर्बल सार। परबल सार के एग्जाम्पल हैं NaOH और KOH। उसी प्रकार दुर्बल सार के एग्जाम्पल हैं NH4OH, AlOH का होल ट्राइज और COH का होल ट्वाइज। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि HNO3 HCl, इसको हम कहते हैं एक सार की, मतलब मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। मतलब ये केवल एक H प्लस को डोनेट करेंगे, मतलब जब एसिड बेस की रिएक्शंस होती हैं ये केवल एक H प्लस को डोनेट करते हैं या दाता, एक H प्लस के दाता होते हैं। सेकेंड है H2SO4 H2CO3, इसको हम कहते हैं द्विसार के या डाई बेसिक एसिड, मतलब जो एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर दो हाइड्रोजन्स को डोनेट करते हैं या दो हाइड्रोजन्स को फर्निश या रिलीज करते हैं। थर्ड है H3PO4 जिसको हम त्रिसार के या ट्राइबेसिक एसिड भी कहते हैं, जैसे जो कि तीन हाइड्रोजन्स को डोनेट करेंगे। उसी प्रकार हम बेस का देखते हैं कि NaOH और KOH हैं जो कि एक अम्लीय सार हैं, मतलब ये एक OH माइनस को डोनेट करेंगे। जब एसिड बेस की रिएक्शंस होती हैं तो ये एक OH माइनस को रिलीज करते हैं या फर्निश करते हैं। सेकेंड है CaOH का होल ट्वाइज जिसे हम द्वि अम्लीय सार कहते हैं, मतलब जब एसिड्स बेस की रिएक्शंस होती हैं मतलब ये जलीय विलयन के अंदर दो OH माइनस आयन को रिलीज करेंगे। तीसरा है AlOH का होल ट्राइज जिसे हम त्रि अम्लीय सार कहते हैं, ये जलीय विलयन के अंदर तीन OH माइनस आयनों को रिलीज करेंगे, इसलिए हम इन्हें त्रि अम्लीय सार या ट्राई एसिडिक बेस कहते हैं। अब है आर्रेनियस सिद्धांत की कमियां। कि आर्रेनियस सिद्धांत, द आर्रेनियस ने कहा था कि H प्लस आयन जो रिलीज करते हैं जलीय विलयन में उसको क्या कहते हैं, हम अम्ल कहते हैं। और जो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, सार कहते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की मुख्य कमियां भी थी, जो क्या थी देखते हैं। पहली कमी थी कि आर्रेनियस सिद्धांत यौगिकों के स्वयं की अम्ल व सार के रूप में व्याख्या नहीं करता, मतलब यह केवल विलायक उपस्थिति में ही अम्ल व सार की व्याख्या करता है। मतलब इसके अनुसार हम फिजिकली तौर पे, मतलब विलायक विभिन्न विलयन अवस्था में, मतलब जलीय विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनाए बिना हम इसको अम्ल व सार के रूप में विभेद नहीं कर सकते। दूसरी इसकी कमी थी कि यह सिद्धांत अजलीय विलायकों
जो लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2 में अम्ल व क्षार की व्याख्या नहीं करता। केवल और केवल जलीय विलयन में ही, एक्वस सॉल्वेंट में ही यह सिद्धांत कार्य करता है। तीसरी है वे पदार्थ जिसमें OH माइनस आयन नहीं होता। तो ठीक है, उनके सारे गुणों की व्याख्या सिद्धांत द्वारा संभव नहीं है। मतलब कुछ सार ऐसे होते हैं, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सार होते हैं लेकिन उसके अंदर OH माइनस आयन नहीं होता। ठीक है, ये उन पदार्थों की व्याख्या नहीं कर पाता क्योंकि आर्यनियस ने केवल ये बताया था कि जो H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल होंगे और जो OH माइनस आयन देते हैं वो कौन होंगे, सार होंगे। ठीक है, जैसे कि NH3 CH3 COO Na2CO3 और KCN। फोर्थ है जिन पदार्थों में H प्लस आयन नहीं होते उनके अम्लीय गुणों की व्याख्या इसके द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमने सार का देखा था ऊपर। इसका एग्जाम्पल है CuSO4, NiSO4, AlCl3, ZnCl2 तथा SO2CO2 और NO2। अब देखते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर H प्लस आयन देता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि H प्लस आयन का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है और हाईली रिएक्टिव स्पीसीज स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। वह अन्य किसी स्पीसीज के साथ क्रिया करके स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि जल के अणुओं के साथ H प्लस आयन संयोग करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन। निर्मित H3O+ आयन आगे और जल के अणु के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, H5O2+, H7O3+, H9O5+ बनाते हैं। इसी प्रकार सार के OH माइनस आयन भी जल से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, H3O2-, H5O3-। अतः आर्यनीय सिद्धांत को हम एक दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं या दूसरी तरह से भी हम इसका वर्णन कर सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।